ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। काली रात। कालागंज नाम का एक सुनसान रेलवे स्टेशन था, जहां चारों ओर कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। एक आदमी काले रंग के कपड़ों में हाथ में लालटेन लेके प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। एक ट्रेन आकर रुक जाती है। अचानक उस ट्रेन के डब्बे से जोरों से आवाज आने लगती है। ट्रेन का डब्बा हिलने लगता है। वो उस डब्बे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और उसकी आंखें और गुस्सैल हो जाती हैं। शांत हो जाओ, शायद तुम्हारी भूख कभी मिटेगी ही नहीं। अशोक शहर में डॉक्टर था। 2 दिन पहले ही वो गांव आया था। गांव आने के बाद जब उसे पता चला कि काला जादू और भूत प्रेत जैसी चीजों से गांव के लोग गायब हो रहे हैं, तो उसे ये बात हजम नहीं हुई। अशोक ने कुछ दिन गांव में ही रुककर इस रहस्य को जानने का ठान लिया। उसने गांव वालों से मदद ली। अशोक ने केशव के घर से पूछताछ शुरू की। केशव दादा, कैसे हो? अंदर आऊं? हाँ डॉक्टर जी, आइए। कहो, आज कैसे आना हुआ? अरे जी मत कहिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। बेटा, उम्र से कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। तुम्हारे कर्मों से बड़े बनते हो तुम। हमारे कर्म ही कहाँ इतने अच्छे कि हमें कोई इज्जत मिले। आप दादा, मुझे जानना था कि आपने इस गांव के राक्षस को देखा है? कौन सा राक्षस? गांव के लोग अचानक कम हो रहे हैं, आपको पता ही होगा। हाँ, कुछ लोग गायब हुए हैं, सुना था मैंने भी। अशोक केशव को सविता से दूर ले जाकर केशव से पूछता है। केशव दादा, पिछली बार मैं आया था तब वहिनी गर्भवती थी ना? सविता को यह सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वो मानो अशोक पर झपट पड़ती है। क्या कहा तूने? सावी, शांता हो, त्याला नहीं माहिती काय। अशोक, तुम बाद में आना, अभी सविता की तबीयत ठीक नहीं है। अशोक डर कर वहां से बाहर निकलता है। अशोक बाहर दूसरे गांव वालों से लोगों के गायब होने की वजह जानने के लिए बात करता है, पर किसी से कुछ खास नहीं मिलता। अशोक एक पेड़ के नीचे सिगरेट फूंकते हुए बैठा होता है। तभी वहां केशव आता है और अशोक के पास बैठ जाता है। अशोक बेटा, तुम्हें हमने बचपन से देखा है। तुम्हें पता है, सविता और मेरी शादी को लगभग 25 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। मेरी उम्र अब इतनी हो गई है, मगर कोई औलाद नहीं है मेरी। सविता अक्सर इस बात से चिढ़ी रहती है कि वो क्यों एक बांझ बनकर रह गई है। जब भी गांव में किसी बच्चे को हंसता खेलता देखती है तो उसे चुराने की कोशिश करती है। उसका हंसता हुआ चेहरा मैंने कब देखा था मुझे याद नहीं। दादा, मुझे माफ कर दो, मुझे वहिनी के सामने वो नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगा पिछली बार। बेटा, पिछली बार हमें एक सुंदर सा बच्चा हुआ था। लड़की थी, एक परी। एक दिन उस पर हमारा ध्यान नहीं रहा। मैं अपनी शिफ्ट पर था और सविता गहरी नींद में। अगले दिन हमारी बेटी, उसकी लाश हमें रेलवे स्टेशन के पास मिली। हमारी बच्ची का इसमें क्या दोष था? उस दानव ने आपकी बेटी को? बेटा। अगले दिन जब केशव देरी से घर आ रहा था तो सविता को आवाज लगाता है। सविता, ओ सविता, कहां गई? सविता तभी अचानक कहीं से सामने आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम कहां चली गई थी?
कब से आवाज लगा रहा था। अरे बाबा, मेरे मायके से कुछ लोग आए थे, उन्हें ही छोड़ने गई थी। उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। केशव, हम कभी माँ बाप बन पाएंगे भी या नहीं? अरे फिक्र मत करो, 1-2 साल में कुछ ना कुछ जरूर होगा। 2 दिन बाद खबर मिलती है, गांव के जो जमींदार का बेटा था वो अचानक लापता हो गया है। उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव वालों के लिए अब तो आफत सी मच चुकी थी, क्योंकि एक लापरवाही का बस इंतजार था और फिर कोई भी गायब हो सकता था। गांव वालों ने बहुत हद तक सतर्कता बरतनी शुरू की, लेकिन अब तो दिन में भी ऐसे हादसे होने लगे थे। जिस जगह अंधेरा हो, जहां कुछ ना दिखे और वहां अगर कोई सो रहा हो तो वो गायब हो जाता था। एक रात अशोक तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। इसके लिए वो एक चाल तैयार करता है। वो अपने लेबोरेटरी से एक डेड बॉडी मंगवाता है जो डीकंपोज्ड हो रही हो, और ठीक रात 8 बजे उस पर मांस चिपकाकर गांव के बीचों बीच रख देता है। गांव में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसका साथ दे। बस इसीलिए वो अकेला ही अपने इस प्लान को अंजाम देता है। वो चुपचाप पेड़ों के पीछे अपना कैमरा ऑन करके छिप जाता है। 1 घंटा बीत जाता है, कोई नहीं आता और वो लाश वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। 2-3 घंटे और बीत जाते हैं, अब भी कोई नहीं आता। अरे कोई आएगा भी या नहीं? मुझे नींद आ रही है, शायद मुझे घर जाना चाहिए। वो वापस चलने का डिसाइड करता है। तभी अचानक एक आदमी शाल ओढ़े और एक बड़ा सा बोरा लिए वहां जल्दी जल्दी कदमों के साथ आता है और उस लाश को अपने बोरे में रखकर घसीटते हुए ले जाने लगता है। अशोक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ दूरी तक तो वो दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी कहीं एकदम से गायब हो जाता है। अशोक अब तक उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था जहां से लोग गांव से बाहर जाते थे या फिर अंदर आते थे। इसी के बारे में गांव वाले कहते हैं कि जो शख्स शाम ढलने के बाद यहां आता है या यहां से बाहर जाता है वो कहीं गायब हो जाता है। तभी अशोक को एक ट्रेन आती दिखाई पड़ती है। ठीक प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे पर एक आदमी था जो लालटेन लिए ट्रेन को लाइट दिखा रहा था। लाल लाइट की वजह से वो ट्रेन रुक जाती है। अशोक छुपा रहता है। ट्रेन के डब्बे का दरवाजा लालटेन वाला खोलता है। बोरा खोलकर वो सड़ी हुई लाश जब उस शैतान को देता है तो वो शैतान एकदम से उसका गला पकड़ लेता है और पीछे खड़ा अशोक ये सब देख लेता है। अशोक वहां से भागने के लिए मुड़ता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है ट्रेन की पटरी के पास। शैतान अब उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है। लालटेन वाला घूमकर अशोक की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि लाइट मैन कोई और नहीं, लालटेन वाला केशव ही है। तुम्हें मैंने बताया था ना, हमें एक लड़की हुई है। अशोक, मेरी बेटी से मिलो, बेचारी भूखी है अभी। क्या तुमने कुछ लाया है इसके लिए? केशव उस राक्षस को अजीब सी आवाजें निकालकर अशोक को खाने के लिए कहता है। दरअसल बांझपन से परेशान सविता ने टूने टोटके करने शुरू कर दिए, जिससे उसे एक औलाद तो हुई, लेकिन वो शैतान का वारिस निकली। हमें एक बच्ची के रूप में शैतान मिला, जो दिन में तो एक नॉर्मल बच्ची के रूप में रहती है, लेकिन शाम ढलने के साथ साथ वो एक शैतान में बदलने लग जाती है।
और उसकी भूख इतनी भयानक होती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ इंसानों का मांस शांत कर सकता है। किशोर और उसकी पत्नी सविता अशोक को उस शैतान के हवाले कर देते और इसके बाद जल्द ही गांव श्मशान बन गया और कहानी इसी तरह आज भी बरकरार है। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं और हो सकता है कि हम वो कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।